बुआ ने जब फोन की दूसरी तरफ से अबीर की आवाज सुनी तो वो गुस्से से पागल हो गई और चिल्लाकर बोली, लड़के अपनी हद पार मत कर, नहीं तो जो अंजाम होगा वो तो सोच भी नहीं पाएगा। अबीर ने मुस्कुराकर कह, अंजाम तो मुझसे पंगा लेने का आप देख ही चुकी है और अब अगले 3 दिन तक और देखने के लिए तैयार रहना। चलिए पहले हम अपने घर की इज्जत संभालिए। ये कहकर अबीर ने हंसकर फोन काट दिया और ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे चला गया। तभी बुआ ने देखा आरोही और सुषमा घर के अंदर आए। उनका हाल देखकर सब हैरान रह गए। वो दोनों अंडे काला पानी कूड़ा से सनी हुई थी। सबने अपने नाक बंद कर लिए। बुआ गुस्से में खड़ी हो गई और उन्होंने पूछा, तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? आरोही रोकर उनके पास आने लगी तो बुआ ने उसे हाथ दिखाकर वही रोक दिया और बोली, वही रहकर बताओ। इस बात से आरोही जोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, बड़ी बुआ, जब मैं ओह माँ मार्केट से लौट रहे थे तो इन 2 टके की भिखारियों ने हमारा ये हाल कर दिया और हमें वैश्या गिरी हुई औरत ये सब कहा। सुषमा रोते हुए बोली, इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? बुआ जी ने न्यूज़पेपर फेंका और बोली, ये हिम्मत उन लोगों को तुम लोगों ने खुद दी है, पढ़ो इसे। आरोही ने न्यूज़पेपर उठाया और पढ़ने लगी और उसकी आंखें फटी रह गई। सुषमा ने पूछा। आरोही उन्हें न्यूज़पेपर दिखाया तो उनके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो दोनों और जोर से रोने लगी। उनका रोना सुनकर बुआ के सर में दर्द होने लगा और वो चिल्ला पड़ी, चुप हो जाओ, अब जो होना था सो हो गया। ऐसे काम करते वक्त तुम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए थी न। अब देख लो नतीजा। उन लोगों को उनकी घटिया हरकत पर गुस्सा नहीं आया क्योंकि वहां खड़ा कोई भी शख्स दूध का धुला नहीं था। उनको गुस्सा बस इस बात का था कि उन लोगों ने इस बात का था कि उन लोगों ने सावधानी नहीं बरती। आरोही ने रोते हुए कहा, बड़ी बुआ अब हम क्या करें? बुआ ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम दोनों कुछ दिन के लिए घर के अंदर बंद रहो और मामला शांत होने का इंतजार करो। मोहल्ले वालों को सुरेश संभाल लेगा और उस अमीरजादे से निपटने का कोई तरीका मैं ढूंढती हूँ। बुआ ने चलाकर अपनी बहू को बुलाया और बोली, शीना खड़ी खड़ी खड़ी, इनको नहला और घर की सफाई कर। अबीर ने सुरेश की टांग तोड़ दी थी जिससे उसे फ्रैक्चर हो गया था। अपने अपमान का दर्द और गुस्सा सुरेश अपनी पत्नी पर निकालता था। हमारे भारतीय समाज में औरतों को पिटना आदमी का जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है जो वो अपने माता पिता या आसपास के लोगों को देखकर अपना लेता है। उसकी माँ की सिक के औरत को पिटकर और डराकर रखना चाहिए को सुरेश पूरी तरह से फॉलो करता था। कई दिनों से लगातार पीटने से सुरेश की पत्नी रेखा से सीधा खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। जब वो पानी की बाल्टी लेकर आई तो उससे चला नहीं गया और वो लड़खड़ाकर गिर गई जिससे सारा पानी वहां बिखर गया। किसी ने उसे उठाना तो दूर उल्टा उसका पति सुरेश उसे पिटने लगा। साली देख के काम नहीं कर सकती। उसने उसे बाल पकड़कर घसीटा। वो चीख पुकार कर दया की भीख मांगती रही पर उसे कोई भी उसे बचाने नहीं आया। सब मुस्कुराकर उसकी मर्दानगी पर खुश हो रहे था। सुरेश ने रेखा को तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। उसके बाद उसे ऐसे ही छोड़ के सब अबीर से निपटने के तरीके पर डिस्कस करने बैठ गए। सुरेश बोला, माँ हमने तो इस लड़के को कम करके आंक लिया। ये तो बड़ी पहुंची हुई चीज है और इसका रुतबा और पैसा इतना है कि हम इसे चाहकर भी छू नहीं सकते। उस ध्वनि को तो वो बाल भी बांका नहीं होने देगा। सब अपने विचार प्रकट कर रहे थे पर बुआ किसी गहरी सोच में डूबी जमीन थी। सुरेश ने चिढ़कर कहा, माँ कुछ बोलो। उसने तो इतने पक्के इंतजाम कर दिए हैं कि हम रमेश को 1 महीने से पहले बाहर भी नहीं निकलवा सकते। बोलिए क्या करें हम? बुआ सामने ब्लैंक ही देख रही थी। फिर वो बोली, बड़ा प्यार है ना,
उसे उस ध्वनि से और ध्वनि को बड़ा भरोसा है, ना उस पर तो क्या ना हम उस प्यार और भरोसे को ही खत्म कर दे। सुरेश ने हैरान होकर पूछा, पर कैसे माँ? पंकज भी खुश होकर बोला, तरीका तो अच्छा है, पर कैसे हम ये करेंगे? बुआ ने हंसकर सुरेश से कहा, जरा अपना रशियन माल निकलवाना। दे एक एनहा इपो जय मैं था अभी ब्रेकफास्ट करने बैठा तो वहां रखे मेथी के पराठे देखकर उसका मुंह बन गया। सबको पता है उसको मेथी नहीं पसंद, तो इसलिए उसके लिए अलग खाना बनाया जाता है। तो पक्का ये ध्वनि नहीं बनाए है, इसलिए वो चुप रहा। अगर कोई और होता तो वो उसे घर से निकाल देता। ध्वनि ने जब उसे सिर्फ ब्रेड खाते देखा तो वो चिढ़कर बोली, आप पागल है क्या? ऑफिस में काम करना है, क्या पता खाने का टाइम मिले ना मिले, पराठे खाओ। ये कह उसने 2 पराठे अबीर की प्लेट में रख दिए। अबीर का मुंह बन गया, पर वो थोड़ा थोड़ा करके खाने लगा। ध्वनि और चिढ़ गई और बड़ा कौर तोड़कर उसके मुंह में ठूस कर बोली, क्या चिड़िया की तरह खा रहे हो? डियटिंग पर हो क्या? तभी दादी आ गई और उन्होंने देखा ध्वनि अबीर को अपने हाथों से खिला रही है, तो वो मुस्कुरा दी और बोली, ओहो, अब पापा को भी ध्वनि के हाथ से खाना है। ये सुनकर ध्वनि शर्मा गई और बोली, नहीं माँ, वो ये पराठे नहीं खा रही थी, सिर्फ ब्रेड खाए। सिर्फ पूरे दिन ऐसे कैसे काम चलेगा? दादी ने ये सुनकर अभी पर ये कहकर जब उन्होंने मेथी के पराठे देखे तो वो सारा माजरा भी समझ गई और बोली, अरे बेटा, इसे ये पराठे पसंद नहीं है, इसलिए नहीं खा रहा। ध्वनि को ये सुनकर अब्बीर के लिए बुरा लगा और अरमान को पराठे का रोल बन और चटनी ले आई और अबीर से बोली, आप ये खाओ। ध्वनि की अपने लिए इतनी परवाह देखकर अबीर का दिल प्यार से भर गया और वो खाते हुए ध्वनि को मुस्कुराकर देखने लगा। ध्वनि खाना खाने लगी और दादी उन दोनों को प्यार से देखने लगी। रेवा ने कभी परवाह नहीं की कि अबीर ने कुछ खाया के नहीं खाया। उससे तो कोई ब्रेकफास्ट टेबल पर कुछ पास करने को कहता तो वो चिढ़ जाती थी कि उसे खाते वक्त टोक दिया और काफी दिन घर में लड़ाई का माहौल रहता। पर ध्वनि उस परिवार को कितना चाहती है, ये क्लियर था। खाना खाने के बाद अबीर अपना सामान लेने ऊपर गया। जब वापस आया तो ध्वनि अरमान की पेनिटिंग में हेल्प कर रही थी और दादी देख रही थी। अबीर ने कुछ सोचा और वो अरमान के पास गया और बोला, पापा को किस दो? पापा ऑफिस जा रहे हैं। अरमान हैरान रह गया, पापा कब से ऐसी बातें करने लगे, और अबीर को चिढ़कर देखने लगा। पर ध्वनि ने अरमान को कहा, चलो पापा को किस दो। अरमान ने ना चाहते हुए भी ऐसा कर दिया। ध्वनि को लगा कि अब वो जा रहा है, पर उसने ध्वनि की तरफ अपना गाल बढ़ाकर कहा, अपने पति को गुड बाय किस दो। ध्वनि ने हैरानी से उसे देखा। अबीर ने धीरे से कहा, दादी देख रही है, चलो। ध्वनि बुरी तरह से शर्मा रही थी। अरमान को अपना बदला लेने का मौका मिल गया और वो बोला, दादी भी बोली, जल्दी कर बेटा, उसे देर हो रही है। ध्वनि ने बुरी तरह शर्मा कर उसके गाल पर एक पपी कर